Trading in the Indian market looks simple until real money is involved. This is Nifty Hustle, so start understanding the market the right way. डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षिक मकासदों के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मार्च 2026 दलाल स्ट्रीट पर एक अजीब सा सन्नाटा था। ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन्स को घूर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक खूनी खेल था, एक ऐसा तूफान जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट की नींव हिलाकर रख दी थी। इसे इतिहास में द परफेक्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाएगा। आज निफ्टी हसल पर हम इस ऐतिहासिक मार्केट क्रैश की परत दर परत जांच करेंगे। हम उन ट्रिगर्स को उजागर करेंगे, उन चेतावनियों का एनालिसिस करेंगे जिन्हें अनदेखा किया गया, और ये समझेंगे कि कैसे हजारों मील दूर शुरू हुई एक चिंगारी ने इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आग लगा दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। यही सवाल इस पूरे एनालिसिस के सेंटर में है। एक इन्वेस्टर के तौर पर हम अक्सर अपनी कंपनियों के फंडामेंटल्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा पर ही फोकस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक दूर देश में चल रहा झगड़ा आपकी डीमैट अकाउंट में सुनामी ले आता है? ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि डर, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के एक खतरनाक कॉकटेल की है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में कोई भी मार्केट आइसोलेटेड यानी अलग थलग नहीं है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स आपके इन्वेस्टमेंट को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित कर सकते हैं और भविष्य में ऐसे तूफानों से अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाना है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, ये भी पक्का करें कि आपने निफ्टी हसल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि हम ऐसे ही डीप एनालिसिस आपके लिए लाते हैं। चलिए सबसे पहले इस तबाही के स्केल को समझते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसे अगर कॉन्टेक्स्ट में रखें तो ये भारत के सालाना डिफेंस बजट का लगभग 3 गुना है। ये रकम कई छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। सिर्फ एक दिन में भारत के सबसे बड़े लिस्टेड बैंकों में से एक के टोटल मार्केट कैप के बराबर की वेल्थ हवा में गायब हो गई। जरा सोचिए उस दिन मार्केट में दहशत का कैसा माहौल रहा होगा। फोन की घंटियां बज रही थी, ब्रोकरेज फर्म्स में अफरा तफरी मची थी और लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देख रहे थे। और ये दहशत सेंसेक्स के आंकड़ों में साफ साफ दिख रही थी। बीएसई सेंसेक्स में 2500 पॉइंट्स की गिरावट। ये हाल के इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल डे ड्रॉप्स में से एक थी। परसेंटेज के लिहाज से एक हिस्टोरिक गिरावट। इसने सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ही नहीं हिलाया, बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी पसीने छुड़ा दिए, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। मार्केट में हर तरफ सिर्फ लाल रंग था, कोई भी सेक्टर सेफ नहीं था। बैंकिंग, आईटी, ऑटो, सब में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां सेल बटन पर भारी दबाव था और खरीदार मार्केट से लगभग गायब हो गए थे। और जब शेयर मार्केट कांप रहा था तो इंडियन रुपया भी अपनी सबसे बुरी गिरावट देख रहा था। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 रुपीस का लेवल, ये एक ऑल टाइम लो था जिसने इकोनॉमी के लिए खतरे की एक और घंटी बजा दी। देखिए, ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स बेचते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जिससे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। वहीं एक कमजोर रुपया इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर असर पड़ता है, जो बदले में शेयर मार्केट को और नीचे खींचता है। ये एक दुष्चक्र था, एक विशियस साइकिल। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों आपदाओं की जड़ क्या थी? चलिए तह तक चलते हैं और इस परफेक्ट स्टॉर्म के पहले एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो इस आग की पहली चिंगारी कहां से आई? ये भारत की सीमाओं के अंदर नहीं थी। इसकी जड़ें भारत से हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट के तनावग्रस्त इलाके में थी। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पहले तो एक रीजनल इश्यू की तरह लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आइए इस पूरी कहानी के पहले चैप्टर को समझते हैं। कैसे एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में सुनामी ला दी। ये सब बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक शुरू की, जिससे इलाके में पहले से मौजूद टेंशन अपने पीक पर पहुंच गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के एक न्यूक्लियर साइट के पास हमला करके दुनिया को चौंका दिया। ये एक ऐसा एस्केलेशन था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन असली भूचाल तब आया जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी। अब यहाँ पर चीजें बहुत सीरियस हो जाती हैं। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। इसके बंद होने का मतलब था ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ठप हो जाना, जिससे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू सकती थीं। इस पर 22 मार्च को अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। मार्केट को अब एक बड़े युद्ध का डर सता रहा था और अनिश्चितता अपने चरम पर थी। अब यहां बात गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बहुत तेजी से भारत के लिए एक सीधा इकोनॉमिक खतरा पैदा कर दिया। इसने हमारी इकोनॉमी की दो सबसे कमजोर नसों पर एक साथ हमला किया, हमारी तेल पर निर्भरता और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ये संघर्ष भारत तक दो मेन चैनल से पहुंचा। पहला क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत और दूसरा रुपए की वैल्यू। ये दोनों ही इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तेल हमारी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की जरूरतें पूरी करता है, जबकि रुपए की वैल्यू हमारा इंपोर्ट बिल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तय करती है। जब इन दोनों पर एक साथ हमला होता है तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाने के लिए काफी था, और ठीक यही हुआ। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये इस क्राइसिस के पहले इकोनॉमिक झटके को दिखाता है। आरबीआई ने अपने सालाना अनुमानों में क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल मानकर अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन मार्च 2026 में ये कीमत बढ़कर $117 प्रति बैरल हो गई। ये लगभग 67% की छलांग थी। भारत जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये एक आपदा थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कंपनियों के लिए हाई इनपुट कॉस्ट, जिससे उनके मार्जिन्स पर दबाव पड़ा।
सरकार के लिए हाई सब्सिडी बिल जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा था, और आम आदमी के लिए पेट्रोल, डीजल और हर चीज की कीमतों में बढ़ोतरी यानी हाई इन्फ्लेशन। मार्केट ने इस ट्रिपल थ्रेट को तुरंत भांप लिया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर रुपए पर पड़ा। कॉन्फ्लिक्ट से पहले रुपया 90 प्रति डॉलर के नीचे स्टेबल था, लेकिन मार्च के महीने में यह 93.77 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपए का मतलब है कि हमारे लिए इंपोर्ट्स, खासकर तेल का इंपोर्ट, और भी महंगा हो गया। इसने महंगाई की आग में और घी डालने का काम किया। इसके अलावा इसने उन इंडियन कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाया जिन्होंने विदेश से डॉलर में कर्ज लिया था, क्योंकि अब उन्हें चुकाने के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत थी। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आ रहा है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स हमारी इकोनॉमी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे चैनल को बहुत मदद करता है। तो पहला झटका था तेल का, दूसरा था रुपए का, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस क्राइसिस का तीसरा और शायद सबसे विनाशकारी पहलू था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs का रिएक्शन। देखिए, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स या सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स में ले जाते हैं। और मार्च 2006 में भारत में भी ठीक यही हुआ, लेकिन एक ऐसे स्केल पर जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले। मोटे तौर पर हर कारोबारी घंटे में लगभग 1000 करोड़ रुपए बाजार से बाहर जा रहे थे। ये कोई मामूली बिकवाली नहीं थी, ये एक सुनामी थी। समझिए इसका मतलब क्या है। हर 60 मिनट में एक बड़ी कंपनी के IPO के बराबर की रकम इंडियन मार्केट से निकाली जा रही थी। इस तरह के भारी और लगातार सेलिंग प्रेशर का सामना करना किसी भी मार्केट के लिए लगभग नामुमकिन है। अब ये स्लाइड दलाल स्ट्रीट पर चल रही असली जंग को दिखाती है। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs थे, जिन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की। दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs थे, यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, जिन्होंने रिकॉर्ड 1.16 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करके मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की। ये SIP के पैसे की ताकत थी जो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये एक हिस्टोरिक लड़ाई थी, लेकिन FIIs की ग्लोबल बिकवाली का दबाव इतना जबरदस्त था कि DIIs की रिकॉर्ड खरीदारी भी बाजार को गिरने से नहीं रोक सकी। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट आज भी फॉरेन कैपिटल फ्लो पर कितना निर्भर है। जब मार्केट में हर तरफ हाहाकार मचा था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, रुपया गिर रहा था और FIIs भाग रहे थे, तब एक इंस्टीट्यूशन था जो इस तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कि RBI ने इस संकट से निपटने के लिए क्या किया। RBI ने एक क्लासिक लेकिन बहुत ही एग्रेसिव दो तरफा स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला कदम, अमेरिकी डॉलर बेचना। RBI ने अपने विशाल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मार्केट में डॉलर बेचना शुरू किया। ये सप्लाई और डिमांड का सीधा खेल है। डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर RBI ने रुपए की गिरावट को धीमा करने की कोशिश की। दूसरा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलेटिलिटी पर लगाम लगाना। RBI का मकसद रुपए को 92 या 93 पर फिक्स करना नहीं था। उनका लक्ष्य था पैनिक सेलिंग को रोकना और यह पक्का करना कि रुपए का गिरना कंट्रोल तरीके से हो, न कि अनकंट्रोल तरीके से। वो मार्केट में एक ठहराव लाना चाहते थे ताकि कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और RBI ने यह काम बहुत बड़े स्केल पर किया। अनुमानों के मुताबिक रुपए को बचाने के लिए RBI ने अकेले मार्च के महीने में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेच दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी और RBI इसे संभालने के लिए कितना कमिटेड था। ये उनका व्हाटएवर इट टेक्स मोमेंट था। इस तरह की डीप इनसाइट्स और एनालिसिस जो आपको दिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ निफ्टी हसल पर मिलता है। इसलिए अगर आप इस तरह के कंटेंट की वैल्यू करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। RBI का यह इंटरवेंशन बेहद जरूरी था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर RBI ने दखल नहीं दिया होता तो रुपया 95 प्रति डॉलर के लेवल को आसानी से पार कर सकता था, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इंस्टेबिलिटी का एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता। RBI के इस कदम ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया और मार्केट को सिचुएशन को फिर से समझने के लिए कुछ सांस लेने का मौका दिया। तो हमने इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में समझा। एक जियोपॉलिटिकल चिंगारी, तेल और रुपए का डबल शॉक, FIIs का एग्जिट और फिर RBI का बचाव। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबक है ये शब्द जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी ये रिस्क कि किसी देश या रीजन में पॉलिटिकल एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्शंस या यहां तक कि पॉलिटिकल उथल-पुथल का फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस पर बड़ा असर पड़ेगा। मार्च 2026 की घटना ने हमें दर्दनाक तरीके से सिखाया कि ये रिस्क सिर्फ एक किताबी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि एक असली, एक रियल खतरा है जो किसी भी वक्त हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें सिर्फ बैलेंस शीट्स ही नहीं पढ़नी है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी नजर रखनी होगी। तो संक्षेप में कहें तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट में एक जियोपॉलिटिकल ट्रिगर से हुई। इसके बाद तेल की कीमतों का झटका लगा, फिर रुपए के कमजोर होने से करेंसी क्राइसिस पैदा हुआ और आखिर में फॉरेन कैपिटल का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। जब ये चारों फैक्टर्स एक साथ आए तो उन्होंने मार्च 2026 के मार्केट क्रैश को जन्म दिया। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे अलग अलग रिस्क्स एक साथ मिलकर एक विनाशकारी असर पैदा कर सकते हैं।
और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पे छोड़ जाता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी मार्केट, या ज्यादा सही तरीके से कहें तो क्या हमारा पोर्टफोलियो वाकई में ग्लोबल घटनाओं से अछूता रह सकता है? मार्च 2026 की घटना का जवाब एक साफ नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें न सिर्फ डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बल्कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में जियोपॉलिटिकल रिस्क को कंसिडर करते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और निफ्टी हसल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहें। हम आपके लिए ऐसे ही डीप एनालिसिस लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching Nifty Hustle. Stay disciplined, stay consistent, and don't forget to like, share, subscribe.